associated with terms like, मतलब आपको किसी भी प्रॉब्लम में ये नहीं कहेगा कि वर्क नहीं करना, आपको हमेशा वर्क के साथ कुछ ना कुछ टर्म्स एसोसिएट करके देगा। जैसे आपसे कहेगा वर्क डन बाय ए फोर्स, ऐसा लगा के दे, मतलब आप एक पर्टिकुलर इस फोर्स के द्वारा वर्क बताएं, और ये फोर्स कोई भी आपका दिया जा सकता है, जैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय नॉर्मल, कोई भी एक फोर्स का नाम आपको यहाँ पे दिए जा सकते हैं। वर्क डन बाय, या वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स, है ना। या आपसे बोला जा सकता है कि वर्क डन अगेंस्ट नॉर्मल फोर्स क्या हुआ, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हुआ, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या हुआ, ये सारा कुछ क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है। फोर्स मतलब कोई भी नाम का फोर्स। तीसरा है वर्क डन बाय अ सिस्टम, एक सिस्टम के द्वारा कितना काम किया गया ये आपसे दिया जा सकता है। सिस्टम के भीतर में बहुत सारे फोर्सेस अवेलेबल होंगे, अभी हम आपको बताएंगे सिस्टम के द्वारा वर्क डन कैसे निकालते हैं। एक सिस्टम मतलब जिसमें हम 2 या 3 बॉडी का एक साथ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, उसको सिस्टम। तो सिस्टम के द्वारा कितना वर्क डन हुआ ये निकालना, या कभी कभी बोलेगा वर्क डन ऑन दी सिस्टम, सिस्टम पर कितना काम हुआ ये बताना। तो ये जो वर्क है ये हमेशा इन तरह के टर्म्स के साथ एसोसिएट रहते हैं, बाय ए फोर्स, अगेंस्ट ए फोर्स, बाय ए सिस्टम, ऑन द सिस्टम मेथड्स। यहाँ पर आपको कुछ बातों को बेसिक तौर पर दिमाग में रखना है। पहला, ये वर्क डन, शॉर्ट में लिखेंगे WD, वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स F, है ना, अगेंस्ट अ फोर्स F, ये बराबर होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स। अगर आप वर्क डन बाय ए फोर्स निकाल लेते हैं और उसमें माइनस लगा देंगे तो वर्क डन अगेंस्ट दी फोर्स है। मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी अगर आपसे ये पूछा जाए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हुआ बताइए, तो आप क्या करेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे, उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। तो एक ये हुआ। दूसरा, वर्क डन ऑन दी सिस्टम अगर निकालना हो कि सिस्टम पर कितना काम हुआ, ये बराबर होगा वर्क डन बाय अ सिस्टम, निकालकर उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन ऑन दी सिस्टम निकलेगा। और तीसरा, वर्क डन बाय ए सिस्टम निकालना हो, है ना, ये बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा सम ऑफ वर्क डन by all forces acting on the system, acting on the system। मतलब कि अगर सिस्टम में 3 फोर्स लग रहे हैं और तीनों फोर्स को आप अगर वर्क डन निकाल के जोड़ दें, तीनों फोर्स का वर्क डन निकाल के जोड़ देंगे तो आपका सिस्टम के द्वारा वर्क डन कितना होगा।
पुल कर। सिस्टम पर अगर 3 फोर्स लग रहे हैं, तीनों फोर्स के वर्क डन निकाल के आप जोड़ दीजिए तो सिस्टम का वर्क डन कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि कोई आदमी है ना कितना काम किया, तो आदमी के द्वारा काम कैसे निकालेंगे? आदमी के द्वारा काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पता लगाएंगे कि आदमी ने कौन कौन से फोर्सेस लगाए हैं। मान लीजिए आदमी ने 2 तरह के फोर्स लगाए हैं, तो दोनों फोर्स के वर्क डन निकाल के हम जोड़ देंगे तो आदमी के द्वारा वर्क डन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वर्क डन बाई ए मैन बराबर होगा सम ऑफ वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस applying by the man. करते अपने पूछेगा और नहीं पता कर रहे। ये हमने एक एग्जाम्पल के रूप में मैन चुना, उसके बारे में कितना वर्क डन करेगा इसके बारे में समझा। इसी तरह से अगर आपसे कभी पूछे ये दीवार कितना काम करेगा, दीवार कितना काम करेगा कैसे निकालेंगे, तो दीवार के द्वारा कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं आप पता लगा लीजिए और उन सारे फोर्सेस के वर्क डन कैलकुलेट कीजिए और जोड़ दीजिए तो दीवार के द्वारा टोटल वर्क डन। सिंपल। आपको पता है दीवार के द्वारा 2 फोर्स लग सकते हैं, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। तो नॉर्मल फोर्स के कितने वर्क डन हुए, फ्रिक्शन फोर्स के कितने वर्क डन हुए, आप अलग अलग कैलकुलेट कीजिए और उनको जोड़ दीजिए तो दीवार के वर्क डन निकालिए। तो इस तरह हम वर्क डन का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में अब बढ़ते हैं आगे। और हम देख रहे होंगे यहाँ पे कि अगर हम वर्क डन बाई ए फोर्स निकालना सीख जाए, वर्क डन बाई ए फोर्स निकालना सीख जाए तो उसकी सहायता से हम वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स भी निकाल लेंगे। उसी की सहायता से हम वर्क डन बाय द सिस्टम निकालना सीख जाएंगे और वर्क डन बाय द सिस्टम सीख गए तो वर्क डन ऑन द सिस्टम सीख गए। तो जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ सीखने वाला है वह है वर्क डन बाय। तो हम सिर्फ इसको फोकस करेंगे, इसको सीखने का प्रयास करेंगे अच्छे से और फिर इसी की सहायता से हम बाकी सारे काम भी करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने इसके नीचे नोट में बताया है। तो आइए हम बढ़ते हैं वर्क डन बाई फोर्स। वर्क डन बाई कोई भी हम फोर्स ले सकते हैं, एफ ये फोर्स कोई भी हो सकता है। थोड़ा चीजों को आसान रखते हैं। पहले हम इस फोर्स को कांस्टेंट ले लेंगे, बाई ए कांस्टेंट, वर्क डन बाई कांस्टेंट। और फिर हम आपको इसके बाद बताएंगे वर्क डन बाई वेरिएबल। वर्क डन बाई अ कांस्टेंट, इट इज डिफाइंड एज work done by a force, by a constant force F is defined as the scalar product. Scalar product मतलब dot product. Scalar product dot product of force and the force है force and displacement vector. Displacement vectors. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से हम उस फोर्स के द्वारा वर्क डन को डिफाइन करते हैं। तो वर्क डन बाय ए फोर्स
और ये फोर्स अगर कांस्टेंट है तो हम इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज इक्वल टू F डॉट यहाँ पर ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब फोर्स आपका F डॉट जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये एक यहाँ सरफेस है, सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक रखा ठीक हो जाता, ठीक और इस ब्लॉक पर एक फोर्स अप्लाई किया F इस डायरेक्शन में, और ये ब्लॉक इस पोजीशन से ए पोजीशन से डिस्प्लेस होकर वो कोई दूसरा पोजीशन में चला। याद रहे ए से बी तक जाने में और भी कई फोर्सेस लग सकते हैं, है ना। ए ब्लॉक जो मास है, उस ब्लॉक का मास है, तो मास के कारण mg फोर्स भी लगेगा, मास है तो mg भी लगेगा। इसके बाद अगर ये सरफेस कांटेक्ट में है तो यहाँ पे नॉर्मल भी लगेगा, अगर इसमें रफनेस है तो फ्रिक्शन भी लगेगा, बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं। और सारे फोर्सेस के वर्क डन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगर वो फोर्स सारे कांस्टेंट। तो अभी हम फोकस करना चाहते हैं कि ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है, वो फोर्स ब्लॉक ए को, ब्लॉक बी है ना, ये ब्लॉक को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ले जाने में कितना काम, बी पोजीशन तक ले जाने में कितना काम। तो यहाँ देखो तो ये फोर्स लगा F और ये ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट हुई, इसे लेकर बी तक डिस्प्लेसमेंट हुई। तो यहाँ हम कहेंगे कि इस वर्क डन बाय दिस वर्क डन बाय F जो फोर्स लगा है दैट विल बी इक्वल टू F डॉट लगो तो है हुए F। ये बेसिक फॉर्मूला, इसको हम अगर तोड़ें तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, F का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट S का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, और ये जो थीटा है वो एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट। जो भी फोर्स वेक्टर आपने लगाया, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा। बेलता है ना, देखेंगे। Recording in progress. ये हो गया आपका Fs cos। अगर हम इसको थोड़ा इस तरह लिखें, F cos थीटा इंटू S, और यहाँ गौर से तुम देखो तो ये जो F cos थीटा है वो इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, F cos थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस वर्क डन बाई F को पूरा भाषा में बोल सकते हो, और वो क्या, वो है फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, जिस फोर्स की वर्क डन आप निकालना चाहते हो, जिस भी फोर्स का आप वर्क डन निकालना चाहते हो, उस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो निकाल के उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको उस फोर्स के वर्क डन निकल जाएगा, उस फोर्स के वर्क डन निकल जाएगा। तो ये मेरे पास एक ये फॉर्मूला है। अगर वेक्टर फॉर्म में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला लगाकर वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर हम कंपोनेंट निकाल पाए कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है
उस डायरेक्शन में फोर्स की क्या कंपोनेंट आए, वो कंपोनेंट के साथ अगर हम डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई तो हमें उस फोर्स के वर्क डन निकलते। यहाँ मैंने सारे जो प्रोसेस है वर्क कैलकुलेट करने के वो मैंने यहाँ लिया। अब आइए थोड़ा सा हम इसका जांच पड़ताल करें कि कोई भी फोर्स के द्वारा वर्क डन जो होगा वो कब कब पॉसिबल। तो लेट अस एनालाइज द सिचुएशन। पहला सिचुएशन लेते हैं कि मान लो किसी फोर्स के हम वर्क डन निकालना चाहते हैं और वो फोर्स ही नहीं लग रहा है। जिस फोर्स का हम वर्क डन निकालना चाहते हैं वो फोर्स ही है एब्सेंट, वर्क डन जीरो होगा। सपोज करो कि हम फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन निकालना चाहते हैं और हमें जब सिस्टम को हम ऑब्जर्व किए तो फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं लग रहा है, एब्सेंट, तो हम सीधे बोल देंगे कि उस फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस फोर्स का हम वर्क डन निकालना चाहते हैं वो फोर्स लगना चाहिए, तभी जाके वर्क डन की बात होगी। दूसरा, मान लो कि वो फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन निकालना चाहते हैं वो फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट एस का वैल्यू जीरो, मतलब जिस फोर्स के द्वारा हम वर्क डन निकालना चाहते हैं वो फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं, अगेन जीरो। इसका मतलब वर्क डन जीरो हो। डिस्प्लेसमेंट किसका? डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स लग रहा, फोर्स के जो पॉइंट है ना, एप्लीकेशन पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के एप्लीकेशन पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको हम ब्लॉक के साथ डिस्प्लेसमेंट के रिलेट करके निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वर्क डन जीरो। फोर्स लगना ही शर्त नहीं होती, फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो फिर वर्क डन जीरो हो जाए। फिर वर्क डन जीरो। थीटा का मान 90 यहाँ प्लेस करेंगे तो cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। और आप वैसे भी देखो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो आएंगे। सो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो इस फोर्स का हम जब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे तो कंपोनेंट 90 डिग्री पर जीरो है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है, इफ फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बीच का एंगल 90 भी नहीं है, लेकिन फोर्स जो है वो छूट छूट के लग रहा है। इफ फोर्स F is not acting continuously during displacement, फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के दौरान कंटिन्यूअसली नहीं लग, फोर्स तो लग रहा है लेकिन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के दौरान कंटिन्यूअसली फोर्स नहीं लग रहा है, छूट छूट के लग रहा है। जैसे एक एग्जांपल के सपोज करो कि एक सिचुएशन मैंने लिया, मान लो ये ब्लॉक यहाँ है ए पोजीशन पर और ये सरफेस एकदम से स्मूथ है
कुछ ऐसा स्थिति बना कि यहाँ पे फोर्स मैंने लगा दिया, और ब्लॉक में हल्का सा थोड़ा मोमेंटम आया कि हम ये फोर्स लगाना बंद कर दिया। यहाँ से फोर्स लगाना मैंने बंद कर दिया और ब्लॉक सरकते 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 यहाँ तक पहुंचा। रास्ते भर में जब भी ब्लॉक था, रास्ते भर में जहां जहां भी ब्लॉक था, मैंने फोर्स नहीं लगाया। ब्लॉक अपने मोमेंटम के साथ इनर्शिया को लेते हुए आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही वो यहाँ पहुंचा, यहाँ तक फोर्स का मान मैंने 0 लगाया, और जैसे ही वो बी पोजीशन तक पहुंचा तो मैंने यहाँ फोर्स लगाना शुरू कर दिया। मतलब एक बारी फोर्स मैंने यहाँ लगाया ए पोजीशन पर, और लगाया और फोर्स हटा दिया, ब्लॉक को सरकने दिया, ब्लॉक सरकते हुए बी पोजीशन तक पहुंचा, और फिर बी पोजीशन में हम फिर फोर्स लगाना शुरू कर। और रास्ते भर में ये फोर्स मैंने नहीं लगा, रास्ते भर में गायब नहीं हुआ। तो बताइए, तो क्या इस फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा? क्या इस फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा? तो इस केस में हम इस फोर्स के वर्क डन नहीं मानेंगे। फोर्स, एक मिनट है, तो हम इस केस में ए से बी तक, क्योंकि वो फोर्स कंटिन्यूअसली नहीं लगा, तो हम इस फोर्स के वर्क डन 0 मानेंगे, वर्क डन नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल सरकारी कर्मचारी पहले जैसे काम करता था वैसे ही काम कर। 10 बजे ऑफिस पहुंचा, दिन भर गायब है, शाम में फिर ऑफिस पहुंच के हाजिरी बना के बैठे। दिन भर कितना काम किया? कुछ भी नहीं। लेकिन आजकल जो है नियम सब सरकारी ऑफिस का बदल गया, अब काम करना पड़ेगा तो फिर फीस मिलेगी। आप इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझो। सपोज करो कि तुम एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक तुम चले। अब देखो ध्यान से, तुम जैसे ही सीढ़ी पे चढ़े तो आपका एक पैर नीचे वाले सीढ़ी के स्लैब पर है और एक पैर ऊपर के स्लैब। इमेजिन करो सिचुएशन, जो आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। अब गौर से समझना, अभी आपके एक पैर नीचे के स्लैब पे है और एक पैर ऊपर के स्लैब। ऊपर का पैर जिस स्लैब पे है वो रुका है और जमीन के साथ नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। नीचे का पैर क्या हुआ, उठ के वो ऊपर वाले स्लैब पे चला। जब वो नीचे वाले स्लैब पे था, पिछला पैर वहां नॉर्मल था, लेकिन जब वो पैर उठ के ऊपर वाले स्लैब पे चला गया, रास्ते भर में नॉर्मल फोर्स 0 रहा और ये पैर तो रुका ही हुआ है। तो इस पर जो नॉर्मल लग रहा है उसके द्वारा वर्क डन 0, और इस पैर के द्वारा जो नॉर्मल यहाँ लग रहा था, नीचे वाले स्लैब पर नॉर्मल लग रहा था, ऊपर वाले स्लैब पर भी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रास्ते भर में नॉर्मल गायब। फिर आप दूसरा स्टेप पे चढ़िए, तो एक पैर जिस पर नॉर्मल लग रहा है वो रुका है, और एक पैर जो मूव करके ऊपर वाले स्लैब पे चढ़ रहा है, वहां के रास्ते भर में नॉर्मल 0 था। नीचे जब सटा था तब नॉर्मल था, पैर जब छोड़ दिया वो सीढ़ी को तो नॉर्मल 0 हो गया, और फिर ऊपर वाले सरफेस पर जैसे ही वो पैर रखा तो वहां नॉर्मल लग गया। रास्ते भर में नॉर्मल के द्वारा वर्क डन, और ये प्रक्रिया आप चढ़ते हुए ऊपर तक जाए।
इस पूरी प्रक्रिया में जब तुम गौर करोगे, नॉर्मल फोर्स के द्वारा वर्क डन कंटिन्यूअसली चढ़ने के दौरान 0 मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए सीढ़ी के द्वारा वर्क डन कितना हुआ, तो सीढ़ी के द्वारा वर्क डन वही होगा तो सीढ़ी के द्वारा फोर्सेस वर्क डन करेंगे। यहाँ सीढ़ी के द्वारा वर्क डन में एक नॉर्मल फोर्स का अगर हम वर्क डन ढूंढें तो नॉर्मल फोर्स के वर्क डन 0 है, क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स तो लग रहा है कंटिन्यूअसली मोशन के दौरान, लेकिन उसके वर्क डन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे if the force is not acting continuously during the displacement, then work done will be 0. वर्क डन क्या होंगे? ये कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन हम इस तरह से डिफाइन करें। सबसे हम जो तरीका यूज करते हैं वो है तीसरा, चौथा वाला, फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया मेरा वर्क बना। नेक्स्ट बात करें, नोट करेंगे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री से कम है तो उस केस में वर्क डन बाई फोर्स जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा 90 से बड़ा है तो वैसे केस में वर्क डन बाई फोर्स जो आएंगे तो नेगेटिव है, क्योंकि कॉस्ट थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा होने पर नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, वर्क डन किसी भी फोर्स के पॉजिटिव हो सकते हैं, वर्क डन किसी फोर्स के नेगेटिव हो सकते हैं। फोर्स लगने के बावजूद भी वर्क डन 0 हो सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो हम आकलन करके निकालें। एनालिसिस कर रहे थे, मैंने अभी एक पहला पॉइंट डिस्कस किया। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखिए, वर्क डन बाई अ फोर्स डिपेंड ऑन the frame of reference. Frame of reference पे वर्क डन डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेम बदल देंगे तो वही फोर्स के वर्क डन चेंज हो सकता है। अगर आप फ्रेम बदल देंगे तो वही फोर्स के वर्क डन ना 0 हो सकता है। सपोज कीजिए कि सपोज कीजिए यहाँ पे, चलो ठीक है, ये एक बस है, ये मूव कर रहा है और यहाँ एक मास है कोई, ये मास इस दीवार से कनेक्ट है और इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं और ये बस मूव कर रहा है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस फोर्स के द्वारा वर्क डन को काउंट करने के लिए हम एक ऑब्जर्वर को इसी बस के भीतर रखें, इसी ऑब्जर्वर नंबर 1 और एक ऑब्जर्वर को हम ग्राउंड पर रखें, ऑब्जर्वर नंबर। अब आपको यहाँ देखने वाली बात ये है कि ऑब्जर्वर O1 इस फोर्स F के द्वारा कितना वर्क डन बोलेगा और ऑब्जर्वर O2 इसी फोर्स F के द्वारा कितना वर्क डन। फोर्स लगा है, फोर्स लगा है, तो बताइए तो
अगर हम ऑब्जर्वर O1 से पूछें विद रिस्पेक्ट टू O1, नहीं 550 वह चीज वाला वो 1000 नहीं O1 जो ये बस पे बैठा ऑब्जर्वर है, ये इस ब्लॉक पे क्या डिस्प्लेसमेंट बोलेगा अगर यहाँ दीवार के साथ वो ब्लॉक कनेक्ट नहीं सर। 550 तो इस ऑब्जर्वर O1 के द्वारा फोर्स तो लगा, लेकिन इस ब्लॉक में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इसके रेस्पेक्ट। सो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ब्लॉक का, डिस्प्लेसमेंट of block with respect to O1 will be 0. So therefore, work done with respect to O1 will be equal to 0. लेकिन अगर हम ग्राउंड ब्लॉक ऑब्जर्वर है O2, इसके रेस्पेक्ट में पूछें, ये जो O2 ऑब्जर्वर है ग्राउंड, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फोर्स नहीं है। फोर्स लग रहा है ना? हाँ फोर्स भी लग रहा है, ये वाली फोर्स तो लग ही रहा है ना? हाँ, लेकिन बाहर ऑब्जर्वेशन और वो ब्लॉक इस पूरे बस के साथ साथ मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना? अगर हम इस बस को थोड़ा सा चला देते, इस बस को थोड़ा सा अगर हम मूव करा देते, तो मान लो कि बस यहाँ से चल गया यहाँ तक, कितना जा रही ये बस मूव कर गया यहाँ तक, तो ये जो O1 ऑब्जर्वर है इस ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट तो 0 बोल दिया, तो उसके द्वारा वर्क डन 0। लेकिन ये जो O2 ऑब्जर्वर है वो बस के साथ साथ इस ब्लॉक को इतना डिस्प्लेस करता हुआ बोलेगा ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू, और ये 0 नहीं होगा क्योंकि बस के साथ साथ ये मूव कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के, और फोर्स तो लगी रहा है। तो इस केस में वर्क डन बाय द सेम फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू O2 0 नहीं है। और अगर हम आपसे पूछें कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो t समय बाद वो कितना डिस्प्लेसमेंट लेगा? v into t, स्पीड इनटू टाइम पर डिस्प्लेसमेंट, अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल तो ये 0 नहीं है, therefore डिस्प्लेसमेंट भी हुआ along the direction of force, डिस्प्लेसमेंट हुआ with respect to O2, यहाँ पे वर्क डन 0 नहीं होगा, वर्क डन नहीं बड़ा ज्यादा कितना एट द एंड पॉइंट आपको ये समझना है कि अगर हम ऑब्जर्वर को बदलेंगे, अगर हम ऑब्जर्वर को बदलेंगे तो वर्क डन बाय सेम फोर्स चेंज हो सकता अंदर पहनते तो बदल जाएगा, मैं तो फिर वे पतले कह रहा है अगर 6 महीने पहनते फिर उससे कुछ कर सकते। तो आइए हम कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन करना सीखें। पहले हम आपसे एक चीज और डिस्कस कर लें। बढ़िया लगा ना, बढ़िया वर्क डन बढ़िया लगा ना, ठीक है ठीक है रे, वो 3 बजे देखने ना, तीनों ठीक हो। हाँ भाई कांस्टेंट फोर्सेस, अभी तो एक फोर्स के वर्क डन मैंने आपको डिस्कस किया है। अगर मान लीजिए कि इसी ब्लॉक पे, ये ब्लॉक पे कई फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो ये ब्लॉक ए पोजीशन पर है और यहाँ पे एक फोर्स ये लग रहा है F1, एक फोर्स और लग रहा है F2, और ये सारे कांस्टेंट फोर्सेस, एक फोर्स और लग रहा है F3, ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं।
और जो ये ब्लॉक है ना, जो ब्लॉक है वो एक पोजीशन पर था, तो यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर, मतलब वो चला इससे पहुंचा बी पर। ये इसका डिस्प्लेसमेंट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ब्लॉक ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जा रहा है, और हमको निकालना है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सारे फोर्सेस के वर्क डन, कौन लगाया? सारे फोर्सेस के वर्क डन। आधा घंटा तो फॉर्मूला क्या करेंगे? आधा घंटा आपको पता है कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट से जो चीज बनता है वो स्केलर क्वांटिटी है ना। ये सब चीज हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको ये बेहतर पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट से जो चीज बनता है वो स्केलर, और स्केलर क्वांटिटीज का अगर हम टोटल वैल्यू निकालना चाहें तो हम सिंपली इसको स्केलरली जोड़ देते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस अगर निकालना है तो आप देखिए यहाँ 3 फोर्स लग रहे हैं। वर्क डन बाय F1 निकालेंगे प्लस वर्क डन बाय F2 निकालेंगे प्लस वर्क डन बाय F3 निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो आप इंडिविजुअली भी अलग अलग फोर्सेस के वर्क डन निकाल के जोड़ सकते हैं, तो आपको टोटल फोर्स के वर्क डन निकल। अब देखो ध्यान से, ये तो हुआ एक तरीका जो मैंने यहाँ लिखा, ये हुआ एक तरीका। अलग अलग फोर्स के वर्क डन निकाल लीजिए और जोड़। अलग अलग फोर्स के वर्क डन निकालने के लिए, एक सिंगल फोर्स के वर्क डन निकालने के लिए यहाँ सिखाया, इसको आप यूज कर सकते हैं। F1 के लिए निकालना है तो F1 का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में कितना है, इसको आप डिस्प्लेसमेंट से गुना, उनका वर्क डन आ जाएगा। F2 का वर्क डन निकालना है तो F2 का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, उसको डिस्प्लेसमेंट से गुना करें, F2 का वर्क डन। F3 का वर्क डन निकालना है तो F3 का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल के डिस्प्लेसमेंट, ये एक तरीका। आगे बढ़ते हैं। F1 का वर्क डन का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है F1 डॉट एस, F2 का F2 डॉट एस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ब्लॉक एक है तो एक ही रहे। F3 डॉट एस हुआ F3 का वर्क डन। डॉट एस देखो सब में, हम अगर डॉट एस को कॉमन ले लें, डॉट एस को कॉमन ले लें तो पीछे बच जाएंगे F1 प्लस F2 प्लस, मतलब ये क्या है, ये आपका इस ब्लॉक पर लगा हुआ रिजल्टेंट फोर्स। वेक्टर फॉर्म में जुड़ रहे हैं सारे फोर्स, ये सारे रिजल्टेंट फोर्स। आप रिजल्टेंट फोर्स तीनों के द्वारा जो बना, रिजल्टेंट जो फोर्स तीनों फोर्स के कारण बना, इसके साथ आप डिस्प्लेसमेंट का डॉट, तो इससे वर्क डन करो। दिस इज द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो एक तरीका यहां है कि आप हर एक इंडिविजुअल फोर्स के वर्क डन निकाल के जोड़ दो। दूसरा तरीका है कि आप पहले सारे फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लो और उस रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन करें, इससे आपको वर्क डन बाय सारे फोर्सेस। अब थोड़ा हम अगर इसको और एडवांस करो तो देखो ध्यान से, रिजल्टेंट फोर्स बराबर क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, ए डॉट एस, ए डॉट एस है ना। रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास इनटू,
अब आपके पास एक फॉर्मूला होगा, याद है, मैंने आपको बताया था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट s, ये वेक्टर फॉर्म में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हम भी हैं, ये देख जो लिए थे। हमने काइनेमेटिक्स के वेक्टर फॉर्म जो सिखाए थे, अब वही इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, v स्क्वायर को v डॉट v, u स्क्वायर को u डॉट u प्लस 2as को लिख सकते हो 2 टाइम्स a डॉट s। ये वेक्टर फॉर्म में हम इसको स्केलर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ देखो v स्क्वायर v डॉट v स्क्वायर 2 डॉट u स्क्वायर प्लस 2 a डॉट s। u स्क्वायर को लेफ्ट साइड भेज दो और ये जो राइट साइड में 2 है उसको नीचे भेज दो। ये हो गया a डॉट। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं ये। अगर हमको इसको डिफाइन करना है तो मान लेते हैं यहाँ जब वो ब्लॉक था ए पोजीशन पर था, वहां पर उसकी वेलोसिटी थी, ये सारे फोर्सेस लगने के कारण ये जब ब्लॉक डी पर पहुंचा उसकी वेलोसिटी हो गई थी, फाइनल वेलोसिटी इज डी, इनिशियल वेलोसिटी इज यू। तो अब आप देखो क्या लिख सकते हो, m तो कॉमन है और a डॉट s की जगह आप लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस u कपड़ा दूसरा दिखवा दे तो देखी थी दोनों में से कौन कैसा है। और इसको सेपरेट करो तो ये आएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, और हाफ m v स्क्वायर इज व्हाट, the final kinetic energy, and half m u square is what, is the initial kinetic energy, is initial kinetic energy. And this is nothing but is the change in kinetic. So work done by all forces निकालने के लिए आपके पास अब 3 हथियार हैं। 3 हथियार आप यूज कर सकते हो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। एक तरीका क्या करेंगे, बढ़े आगे तो नोट कर लो। बहुत बढ़िया जो ले ले। एक तरीका क्या करेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस निकालनी है। अरे हमरे वाला रंगा और अभी लगते तो आप एक तरीका करो कि सम ऑफ वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस, जैसा कि मैंने पहले स्टेप में बताया है ना, ये वाला भी स्टेप बताया, सम ऑफ वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस, हर एक फोर्स के वर्क डन निकाल के दो। ये हुआ पहला। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं वर्क डन दोनों भाई एक नहीं करते बाय रिजल्टेंट, जितने फोर्सेस लग रहा है सबका रिजल्टेंट निकाल दे और उस रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन, ये बात रिजल्टेंट फोर्स का वर्क। और तीसरा तरीका क्या है, कर सकते हैं चेंज इन काइनेटिक, लेकिन बात ये वो भी बहुत चेंज इन जिस लफल दिखे लाइव अपडेट देते से आप वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस।
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। हाँ For instance, हाँ 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 ठीक सही। चलिए एक एग्जांपल से हाँ ले ले हम इसको करते हैं। सपोज कीजिए एक सरफेस पे ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे एक फोर्स मैंने लगाया। ब्लॉक का मास कुछ ले लेते हैं, मास ले लेते हैं मम्मी थोड़ा पानी दीजिएगा। 4 kg हाँ जी मान ली और मान लो फोर्स मैंने लगाया अरे मैं 20 गिलास न्यूटन, मेकिंग 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, पैसा नहीं देता और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू 0.5। जीरो पॉइंट 5 ज्यादा हो गया तो वो करेगा तो सुनिए ना चेक करो क्यों चलेगा नहीं चलेगा। एक्सचेंज करेंगे अगर मान ली दोनों ले लेंगे तो एक्सचेंज करेंगे तो चेक करो भाई चलेगा नहीं चलेगा। नया कपड़ा लेंगे पैसा नहीं रिफंड करता। इससे हम चेक करवाए। आईनेस है क्लास में। अगर ये बोलेंगे तो एक्सचेंज करेंगे तो दूसरा ले सकते हैं। कौन चेंज करेंगे? एक्सचेंज सायसा चेक करो। वही अगर दो बोला कर ले एक्सचेंज करेंगे। सायसा प्लीज चेक अ bit whether this block will move or not if the coefficient of friction is 0.5। नहीं तो ना कुछ क्या बोल चलेगा तभी तो लॉकडाउन होगा। तो जल्दी चेक करो ना तो बरस के अच्छे लगे अच्छा लगा मुझे कर दे यही तो कैसे चेक करोगे? रुक पहले से दोनों कंपोनेंट जोड़ेंगे तब से मैं पुनर्गे तो की फिर एन निकाल तो ये सब काम अब भारी लग रहा है क्या? कर रहे हैं। हो गया नहीं चलेगा सब। वो ठीक है चलेगा नहीं चलेगा डिसाइड करके बता, तब हम आगे बताएं। ऐसा tell me the answer of this. Whether the block will slide up. अरे बैठा वो भी देख ले सब करता होगा। फंस गए। चलेगा चलेगा सर, यस सर चलेगा सर। फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या है? 14 नॉर्मल फोर्स आया 28। बाकी खराब बीटा इस फोर्स 20 का एक कंपोनेंट इधर हो जाएंगे 20 cos 37 cos 37 हो गया 4/5। तो कोई 16 न्यूटन के फोर्स इधर आएंगे, 12 न्यूटन के फोर्स ऊपर आएंगे, 40 न्यूटन के फोर्स नीचे आएंगे। तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा 40 माइनस 12। फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 28/2 14। और आगे हम खींच रहे हैं 16 न्यूटन से पीछे चल रहा है, पीछे लग रहा है ठीक है 14 ठीक है तो हुआ। हाँ। तो ब्लॉक स्लाइड करें, कर दें ब्लॉक स्लाइड ठीक है, ब्लॉक स्लाइड किया, अब ने पैसा आया ब्लॉक स्लाइड किया। कहा लो नहीं करो तो मैंने ये फोर्स लगाया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया और 4 kg का ब्लॉक आपसे कहता है कि पॉइंट अगर सोने में मोबाइल रहना जरूरी है तो हम डालते हैं बरोबर है ए वर्क डन बाई एफ, तो वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन
बाई इसलिए फ्रिक्शन। बोला 441 और चौथा वर्क डन बाई ग्रेविटी इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कितना वर्क डन हो? 4 सेकेंड में सारे फोर्सेस के वर्क डन 4 सेकेंड में कितना हो? ये पहला प्रश्न है, 4 सेकेंड में वर्क डन कितना हो? फिर दूसरा प्रश्न है, फाइंड वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। सारे फोर्सेस के वर्क डन, सारे फोर्सेस के ऊपर आप वर्क डन निकाले, जोड़ देंगे। तीसरा, फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेक कर लेंगे जो ऊपर में रिजल्ट आए हैं, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा। चलिए इन 4 सेकेंड, ये सभी 4 सेकेंड में वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, 4 सेकेंड में चेंज इन काइनेटिक, ये सारी चीजें। तो पहली बात कि आप ये पता लगाओ, क्योंकि सारे फोर्सेस के वर्क डन निकालने हैं तो सारे फोर्सेस पता होने चाहिए, उसके डायरेक्शन पता होने चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड में कितना हुआ है वो पता। डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड में कितना हुआ है ये पता, तो हम इसको कॉपी कर लेते तो बताओ भाई, पहले तो फोर्स ड्रॉ करके हमें फोर्स पता लगाना होगा। एक फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आया, इस cos 37, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आया, इस sin 30। फिर मास होने के कारण 4g का फोर्स नीचे लगा, ग्रेविटी फोर्स है ये। और ये जो 20 cos 37 है, अच्छा नॉर्मल फोर्स लगेगा सरफेस पे कांटेक्ट, जो नॉर्मल लगता है। और ये जो 20 cos 37 फोर्स है ड्राइविंग फोर्स, जिसके कारण ये ब्लॉक आगे स्लाइड करना चाहेगा, सतह उसको आगे जाने से रोकने के लिए पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन। अब यही फ्रिक्शन की मैक्सिमम मान निकाल के चेक करना है, ये जो ड्राइविंग फोर्स है 20 cos 37 वो इसको चला पाएगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालने के लिए पहले नॉर्मल निकालना होगा। नॉर्मल वैल्यू बता दो, ये सब तो कितने हो गए? 16 और 12। तो नॉर्मल ऊपर में 12, ऊपर में, और नीचे में हो गया 40। ये 40 मीटर। नॉर्मल के वैल्यू आपको यहाँ से आए 28। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस म्यू के तो नहीं दिया, तो हम उसी से काम चलाएंगे 0.5, और एन का वैल्यू हो गया 28, ये हो जाएंगे 14 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 14 न्यूटन, और आगे के डायरेक्शन में है 16 न्यूटन। क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा? ये चलेगा। चलेगा। और फ्रिक्शन काइनेटिक लगेंगे, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू के इंटू एन, क्योंकि यहाँ म्यू के म्यू एस वही म्यू है, तो हम फ्रिक्शन का वैल्यू वही है। और ये ब्लॉक को हम आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिख सकते हैं, एनएलएम इक्वेशन। मास चला 4 kg, एक्सेलरेशन ए से जिस डायरेक्शन में चला उस डायरेक्शन माइनस अपोजिट का।
एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएंगे 1/2 0.5 मीटर। इस एक्सेलरेशन से ये चलेगा। अब जब इस एक्सेलरेशन से चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये 4 सेकंड में कितना दूर ये ब्लॉक चलेगा, ये डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक की 4 सेकंड में कितनी होगी ये बताएं। क्योंकि सारे फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा, तो आप काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हो। S = v प्लस हाफ। U के वैल्यू तो 0 है, E का मान 4 है, एक्सेलरेशन आए है 0.5 4 गुना है ना, स्क्वायर तो 4 में ये 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। ये ब्लॉक जो है वो 4 सेकंड में 4 मीटर ट्रेवल करेगा, इक्वल टू द ब्लॉक विल डिस्प्लेस द। ठीक है जी। वो 0.4 क्यों लिखा है? ये ठीक 0 पॉइंट नहीं है, 0 गुना 4। U हुआ 0 और टाइम हुआ। यस। तो अब मेरा ये सिचुएशन तैयार हो गया, डिस्प्लेसमेंट होगा ब्लॉक में 4 मीटर। अब हम एक एक करके सारे फोर्सेस के ब्लॉक करेंगे। हम अगला पेज में इसको निकालें। पहला जो सवाल है, वर्क डन बाई F। फॉर्मूला क्या है? FS cos। अभी हम कोई टेक्निक नहीं लगा रहे हैं, सीधा जो फॉर्मूला पढ़े। बताओ भाई, फोर्स जो लग रहा है वो कितना है? 20 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट हुआ है 4 और थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच फोर्स ये लगा है 20 और 4 ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बीच का एंगल 37 है। 37 है। तो वो कैलकुलेट करके मान बताइए। cos 37 आपके हो गए 4/5 जूल। दूसरा है वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मल डॉट एस। जिस फोर्स के वर्क डन निकालनी है वो फोर्स डॉट एस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन एस कॉस थीटा। मान रखिए एन का वैल्यू देखो कितना लाए हैं। एन का वैल्यू आप लाए हैं 28। डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर। और देखकर बताओ कि नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 है। ये नॉर्मल है, देखो ये नॉर्मल है और ये डिस्प्लेसमेंट, बीच का एंगल एग्जैक्टली 90। तो आप यहाँ 90 लिखेंगे, वर्क डन 0 आ जाएगा। तीसरा है वर्क डन बाई फ्रिक्शन। वर्क डन बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्म, इसका वर्क डन होगा फ्रिक्शन फोर्स डॉट एस। फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। मान रखिए फ्रिक्शन का वैल्यू देखो कितना निकाले हैं? 14। डिस्प्लेसमेंट तो 4 है। और बताइए कि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल? 180। ये है फ्रिक्शन का डायरेक्शन और ये है डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्प्लेसमेंट, बीच का एंगल 180 है ना।
Yes, sir. तो 180 रख 180 कितना होगा माइनस Minus 56. 56 और चौथा है वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी मतलब mg.s Yes. mg.s so mg into s into cos theta। m का मान 4 है, g का मान 10 Okay. डिस्प्लेसमेंट है 4। और बताओ mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल? 90 degree. ये mg है, देखो ध्यान से, और ये डिस्प्लेसमेंट है, देखो बीच का एंगल 90। इसका मतलब ये मत समझना कि हमेशा ऐसा ही होगा, नॉर्मल के वक्त 0 ही होंगे, ग्रेविटी के वक्त 0 ही होंगे, ऐसा नहीं। इस सिचुएशन में 90 होने के कारण ये 0 है। चार सेकंड में सारे फोर्सेस के मैंने अलग अलग वर्णन कर। पानी लाइन दूसरा है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। सारे फोर्सेस के वर्क डन को जोड़ दीजिए। वर्क डन बाय एफ, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी। 4 फोर्स लग रहे हैं, चारों फोर्स के वर्क डन निकाल के आपने निकाला है 59 है, नॉर्मल का 0 है, फ्रिक्शन का -56 है और ग्रेविटी का 0। बताइए कितना आया? नहीं पी रहा निकाल देने यार। तो 8 जूल, फिर खाना खेबे तो कल जा दे 8 जूल है। झूठा हो जाए ठीक है। कहते ना जरी इस बारे पर ये और तीसरा पूछता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हम सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। बोले पे तो लगल रहा है हाफ m into फिर 0 हमें स्क्वायर। बोल दिए तो ऐसे हो जाए। ये तो 0 आ गया और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी निकालनी है इस जगह पे। 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या है, तब जाके इसका यहाँ पर का हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करें? E = U + AT लगा देते हैं। U 0, A एक्सेलरेशन है 0.5 और टाइम है 4। यहाँ पर की वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड। उस जगह पर 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आप यहां से काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गया हाफ m की जगह 4, v स्क्वायर हो गया कितना? 2 से ये 2 कट जाएंगे, 4 दिन यहाँ। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल 8 - 0 All forces. तो ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस है। ये हमेशा होगा, ऑलवेज। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। आगे चल के हम इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम नाम देंगे। तो इससे हमको अभी सीखने को मिला कि हम कैसे किसी फोर्स के वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। क्या आपको वर्क कैलकुलेट करने समझ में आया? कभी कभी हमको जो है
फॉर्म में सिचुएशन दिया रहता है, जैसे कि एक एग्जांपल से अब आप समझिए, फोर्स F 2I minus 3J plus 4K Newton is acting on a body which displaces from A का कोऑर्डिनेट है 2,0,-5 मीटर टू B पोजीशन तक खींच के ले गया, जहां का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 1,-1 मीटर. You have to find work done by F. ये जो फोर्स है इसके द्वारा वर्क डन कितना होगा. तो एक ये सिंपल सी सिचुएशन है. कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, बड़ा सिंपल है. एक ब्लॉक है या कोई बॉडी है जो शुरुआत में ए पोजीशन पर है, जहां की कोऑर्डिनेट दी हुई है 2,0,. इस पर एक फोर्स लगा दिया गया है जिसका वैल्यू है 2I minus 3J plus 4K. This is the force acting on this block. और ये जो ब्लॉक है वो कहीं B पोजीशन चला गया है. आपको एग्जैक्ट लोकेशन करने की जरूरत नहीं, बस कोऑर्डिनेट आप लिख दीजिए, तो मैथमेटिक्स खुद उसको एडजस्ट कर. ये कोऑर्डिनेट पे चला. डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां से चला यहां पहुंचा, तो यही डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट. और अब आप इस डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म क्या सीखा है, फाइनल माइनस इनिशियल. कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो है ना, अगर यहाँ कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और यहाँ का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और आपको ये निकालना है वेक्टर A. जिस A का टेल का कोऑर्डिनेट मालूम है, Z का कोऑर्डिनेट मालूम है, वेक्टर A कैसे लिखते हैं, x2 minus x1i y2 minus y1j plus z2 minus z1. ये सब फंडामेंटल है. ये सब वर्का चीज जानो मत जानो, ये सब में कहीं कंफ्यूजन नहीं है. तो आप इस डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं. बताइए डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा. फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 1 minus 2 1 minus 2 में हम I लिखेंगे प्लस -1 minus 0 J कैप लिखेंगे और प्लस 2 minus -5 प्लस 5 2 minus -5. तो फाइनली आपको यहाँ माइनस I, यहाँ पे माइनस J, यहाँ पे 7 लिखेगा. जो आया आपसे अपने मन से दिमाग लगा के प्लस नहीं करते. और फिर वर्क डन बाई फोर्स. अच्छा एक बात बताओ, तो ये जो फोर्स दिया हुआ है, ये जो फोर्स आपको दिया हुआ है, ये है ना 2I minus 3J plus 4K. क्या ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स? कांस्टेंट है. तो समझ के बोलो, ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? एक मिनट में पूछता हूँ. ऐसा देयर क्लास में आपकी आवाज नहीं आई बाबू.
ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल? आपकी आवाज अभी भी नहीं आई। नो, अरे क्यों? अनन्या आप बताओ तो ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर वेरिएबल। देखो ध्यान से, ये जो फोर्स है इस तरह से जो लिखा हुआ है, तो आई, जे और के ये सब डायरेक्शन बताने वाले एलिमेंट हैं, और ये जो 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे जो हैं न्यूमेरिक नंबर्स में, अगर सारे नंबर्स में है तो ये सारे कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट। वेरिएबल तब होगा जब यहाँ कोई वेरिएशन के साथ ये लिखा रहेगा, जैसे 2x लिखा हुआ है, ये वेरिएबल हो जाएंगे और ये वेरी करेगा विथ x। या आपको 2i है, ये 3t टाइम मान लो। अगर ये इस तरह से लिखा है, कोई वेरिएबल लगा दिया, तभी जाके हम इसको बोलेंगे वेरिएबल, है ना। ये x के होने के कारण ये वेरिएबल, टाइम t होने के कारण वेरिएबल। आप कह सकते हैं कि जो ये फोर्स है वो पोजीशन x के साथ बदल रहा है। आप इसके बारे में कह सकते हैं जो ये फोर्स है वो टाइम के साथ बदल रहा है। यहाँ इस इक्वेशन में देखो, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं, ये फोर्स आपका कांस्टेंट। अनन्या, इज दैट क्लियर? यस सर। ये फोर्स जो आपके दिए हुए हैं वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फोर्स के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं F। अगर वेरिएबल हुआ तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो मैं इसके बाद जो वेरिएबल फोर्स, तो आप लगा दीजिए, फोर्स का वैल्यू रख दीजिए। फोर्स कितना है? तो 2i माइनस 3j प्लस 2k, और डिस्प्लेसमेंट जो आपने कैलकुलेट किया वो रख दीजिए माइनस i माइनस j प्लस 7k, और इसको आप डॉट कर लीजिए। डॉट करने जानते हो, i वाला i के साथ गुना होता है, j वाला j के साथ, k वाला डॉट करने जानते हैं ना। i वाला जो है कोएफिशिएंट, इसके i वाले कोएफिशिएंट से गुना होता है, j वाला का j वाले से, और k वाले का k वाले से करो। 2 गुना -1 -2, -3 गुना -1 +3, 4 गुना 7 कितने हो गए? 29। ये आपके वर्तन है। कभी कभी हमने तो अभी बस एक फोर्स लगाकर आपसे पूछा, कभी कभी 2 फोर्स लगा देंगे, है ना। कभी कभी 2 फोर्स लगा दिया जाएगा और पूछा जाएगा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। वैसे केस में क्या करेंगे, पहले दोनों फोर्स को जोड़ दें तो रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा, और फिर डॉट करके डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका वर्क डन। ठीक है, तो छोटा सा पहले चीज सीखते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अलग अलग सिचुएशन में हम वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना। आपको पता है ग्रेविटी फोर्स कांस्टेंट फोर्स है mg। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का जो मेरे पास बेसिक फॉर्मूला है, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने का जो मेरे पास बेसिक फॉर्मूला है वो है mg.s। mg into s into cos थीटा। 10-20 थीटा हुआ क्या? एंगल बिटवीन लगते हैं। mg वेक्टर जो ग्रेविटी फोर्स लगा और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
चलो हम एक सिचुएशन लेते हैं। ये एक ब्लॉक है, मास m है, उसको हमने h हाइट से है ना छोड़ दिया नीचे गिरने। जस्ट इसको ड्रॉप कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया ताकि ये नीचे फ्री फॉल होकर ग्राउंड पर हिट और वो बी पोजीशन तक आया। बी पोजीशन तक आया। इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी हमको सही क्या हाँ कैसे होता है? ये तो शत्रु बोलने है जानना। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगा, बस क्या करनी है, देखनी है mg किधर लगा। ये तो भाई वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगना है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ तक ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, तो मैग्नीट्यूड h हुआ। बीच का एंगल कितना है, बीच का एंगल 0 है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में आया mg इंटू s की जगह h इंटू थीटा, ये आया mgh। चलिए ठीक है। मान लीजिए हम दूसरा सिचुएशन लेते हैं। ये h ही हाइट पर है, ब्लॉक है वो h ही हाइट पर है और हम उसको इंक्लाइन प्लेन पर छोड़ते हैं। h ही हाइट पर है, वो h ही हाइट पर है और यहां से हम इसको छोड़ते हैं ताकि वो स्लाइड करके ग्राउंड तक A से B तक, A से B तक आने में ग्रेविटी फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? h हाइट से ही छोड़ा है, लेकिन अभी जो उसको हम अलाउ किए हैं कि वो स्लाइड करके, अभी ये इंक्लाइन प्लेन चाहे जैसा भी रफ हो स्मूथ आई डोंट केयर, हमें तो सिर्फ ग्रेविटी फोर्स पे वर्क डन निकालना है। तो ग्रेविटी फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो इस केस में फॉर्मूला वही काम करेंगे। mg देखेंगे किधर लगा, तो रास्ते भर जब A से B तक आएगा तो mg तो इधर लगा। 0 हो गया यार वर्ग। और डिस्प्लेसमेंट जो उसका सीधा बात है, A से B तक का डिस्प्लेसमेंट ये हो, ये डिस्प्लेसमेंट A से B। ठीक है, हमको नहीं पता उनके बीच का एंगल क्या है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एंगल थीटा। एंगल नहीं दिया हुआ, इंक्लाइनेशन का, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन, तो मान लेते हैं ये थीटा है। चलो वर्क डन निकालते हैं, फॉर्मूला बोले वर्क डन बाय ग्रेविटी mg तो लगा इंटू s की जगह s ही है इंटू कॉस थीटा, थीटा mg और s के बीच का। अब आप इस फिगर को देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, कॉस थीटा चूंकि हमको नहीं पता, हम फिगर कॉस थीटा का मान कोई बच्चा बोलो, चलो भाई कॉस थीटा h by बेस बाय h by s। यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा, s है ना। तो s cos थीटा की जगह आप mg देखिए तो यहाँ तो by s cos थीटा की जगह आप पहले सब लुटा गए ये कौन है, तो कोई मालूम करने। तो देखो अभी भी वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आया, धीरे से करके FGH लुटा
मान लीजिए कि हम ये ब्लॉक जो था वो तो कैसे तो लागू जमीन से h ही हाइट पर था, लीजिए वो है h ही हाइट पर था। इसको मैंने क्या किया अभी के केस मास एम ना है ले हो जा इसको हमने ठीक है ना v स्पीड से या u स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, उसे हॉरिजॉन्टली फेंक। इसके कारण क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हुए ग्राउंड पर ऐसे ही हमें नहीं, हमें बस क्या करना है, यहाँ से जो वो चला ए से पहुंचा जो वो बी पर, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ और mg भी रास्ते भर में लग रहा है। यहीं पर भी ये ब्लॉक है, अभी ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तब भी mg लगेगा, यहाँ पर भी पहुंचेगा तब भी mg का रास्ते भर में mg फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट। तो हम इस ग्रेविटी फोर्स के वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। बताओ mg तो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई, डिस्प्लेसमेंट यही होगा जहां से चला जहां पहुंचा वो सीधी रेखा ज्वाइन करेंगे, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, कौन दिस इज डिस्प्लेसमेंट, हम लेवल मरल ये वाला ले दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है कौन छोटा इतना बड़ा मान लेते ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा मान लिया, तो बताओ mg into s is the displacement, s ही है, into cos। देख के बताइए इस फिगर में mg और s के बीच क्या एंगल है, mg और s के बीच कितना एंगल है 90 जी, 90 90 माइनस थीटा, ये एंगल, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये mg है, बीच का एंगल ये वाला है 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल है बीच का एंगल। तो आप यहाँ 90 माइनस थीटा लिखें, यानी कि सामने थीटा दिख जाए दोनों लिख दें। mg और s के बीच का एंगल mg into s cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो। और आप देखो एक इस में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, वहां से साइन थीटा का वैल्यू बताओ, ये थीटा है h बाई, यहाँ से s साइन थीटा बराबर h हो जाएगा, s साइन थीटा हो जाएगा। खसरा नंबर दे दीजिए को 219 खसरा नंबर, क्या दिख रहा है, खसरा नंबर हमने 3 पाथ बदल दिए बेसिकली। हमने एक बार पाथ रखा वर्टिकली डाउनवर्ड, एक पाथ रखा इंक्लाइन, एक पाथ रखा पैराबोला, है ना, पाथ मैंने बदला है और हर एक बदल के पाथ को मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट की सेम हाइट से छोड़ने की, तो हमें हर एक केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम मिली, mgh dh है। अब हम थोड़ा सा सिचुएशन को बदलते हैं। मान लो कि ब्लॉक यहां जमीन पर, ब्लॉक जमीन पर और एक फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे वर्टिकली ले जा रहे हैं, h हाइट तक ले गए भाई, E से A, इतने से तो ऊपर नहीं जाएगा ना, तो फोर्स लगा के ले जाना, इतने से तो ऊपर नहीं जाएगा, तो फोर्स लगा के ले जाना।
तो हम इसको बी से ए एच हाइट ऊपर खींच के ले गए। प्रश्न मेरा है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी चाहिए। तो पहले तुम ये देखो कि ग्रेविटी फोर्स लग रहा है कि नहीं। ऑफ कोर्स मास है तो mg ग्रेविटी फोर्स लगेगा। और ये रास्ते भर जहां भी ये ब्लॉक रहेगा, यहाँ रहेगा, सब जगह mg लगेगा, वर्टिकली डॉट। अरे जब से पता नहीं किधर है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? तुम गौर से देखो तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये वाली डिस्प्लेसमेंट, 180 का ये वाली डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड, ये डिस्प्लेसमेंट जिसका मैग्नीट्यूड h है। और बीच का एंगल क्या हुआ? mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखो, बताओ। 180 फोर्स हुआ mg इंटू s हुआ h इंटू cos 180 माइनस mg माइनस mg। तो अगर हम ये वाली सिचुएशन आपको दें, शायद आपको पता चल गया, अगर हम ये वाली सिचुएशन दें और यहां से एक ब्लॉक को यहां पहुंचाएं, इसको यहां से सरकाते हुए ऊपर की तरफ ले जाए, एच हाइट तक ही ले जाए, तो बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो? P से नीचे से बोल सकते हो माइनस mgh minus mgh. अच्छा, इसमें हम एक छोटा सा और चीज यहीं पर डिस्कस करते हैं, यहीं पर डिस्कस करते हैं। सपोज करो कि ये जो ब्लॉक जो हम फोर्स लगाकर इसको ऊपर की तरफ खींच के ले जा रहे हैं, अगर हम इसको स्लोली ऊपर ले जाए, इसको हम अगर स्लोली ऊपर ले जाए, स्लोली मतलब एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन नहीं स्पीड अप करता है, स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन नहीं, स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन 0, स्लोली मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर हम इसको स्लोली ऊपर ले जाए तो फोर्स एक्सटर्नल जो ऊपर का लगा, अब नीचे mg बराबर हो जाएगा, होंगे ना? अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो नीचे mg और एक ऊपर में फोर्स है एक्सटर्नल, और इसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन है 0, इक्विलिब्रियम में हुआ, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर, तो F एक्सटर्नल बराबर होगा। और हम यहां से आपसे पूछे कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन मतलब ये जो फोर्स मैंने लगाया इसको और ये B से A तक खींच कर ले जाने में कितना वर्क डन होगा? फॉर्मूला क्या लगेगा? एक्सटर्नल फोर्स डॉट S। एक्सटर्नल फोर्स बराबर mg, ये निकाल, S मतलब h, और एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखो, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रहा है, 180 डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर ही हो रहा है, तो बीच का एंगल 0 हो जाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन हो जाएंगे m e, ये होगा वर्क डन बाई, लेकिन वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा माइनस।
अगर मान लो तुम पकड़ के इसको ऊपर ले जाते हो, जैसे प्रदीप है, प्रदीप पकड़ लिया ये जो ब्लॉक है जमीन पर और ये उठाया एच और टेबल पे पटक दिया, तो प्रदीप कितना काम किया? प्रदीप उतना ही काम करेगा जितना प्रदीप के द्वारा फोर्स काम करेगा। प्रदीप ने ये फोर्स लगाया, स्लोली उठाकर यहाँ तक दिया, तो उसके द्वारा वर्क डन होगा प्लस। चलिए अब थोड़ा हम इसको कंक्लूड करते हैं। नोट कीजिए सारी बातें क्या आई, इतना जो मैंने काम किया उससे हमको क्या क्या सीखने को मिला। सबसे पहली बात, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ पर डिपेंड नहीं करता, देख रहे हो ना, ये वाली पाथ, ये वाली पाथ, ये वाली पाथ, सारे पाथ अलग अलग हैं, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी सब केस में एक ही है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा, वर्क डन बाय ग्रेविटी in one round trip, ये 0 one round trip मतलब यहाँ से चले वहीं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वन राउंड ट्रिप। जैसे यहाँ से वन राउंड ट्रिप का मतलब हुआ कि यहाँ से ये ब्लॉक यहाँ आया, जमीन पर आया, और ये जमीन से फिर यहाँ पहुंचा। एक ट्रिप हो गया ना पूरा, एक ट्रिप पूरा हो गया ना। चाहे ट्रिप की पाथ जो भी हो, whatever be the path, पाथ चाहे कोई भी, वहीं पहुंच जाना है जहां से वो चला, वहीं पहुंच जाना है जहां से वो चला। मान लीजिए कि हम इसको यहां से ऐसे फेंक दिए, वो ये पाथ लेते हुए जमीन पर आया, और फिर इसको हम सरका के इस तरह से ले गए। तो पहले आया ए से लेकर बी तक, फिर बी से गया ए तक, ठीक है, एक राउंड ट्रिप हो गया ना। तो ए से बी तक का वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ प्लस mgh, और बी से ए तक का वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया माइनस। तो दोनों वर्क डन जोड़ देंगे, एक राउंड ट्रिप का वर्क डन हो जाएगा, और राउंड ट्रिप में वर्क डन का टोटल मान दिया। वर्क डन बाय ग्रेविटी इन वन राउंड ट्रिप will be चाहे पाथ उसका जो भी हो, ऐसा नहीं है सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर पाथ होगा तब भी वर्क डन। आगे चल के हम इस तरह के जो फोर्स गुण धर्म रखते हैं, जिसके वर्क डन पाथ पर डिपेंड न करता, जिसके एक राउंड ट्रिप में वर्क डन का मान 0 होता, उसको हम एक स्पेशल नाम देंगे। उस फोर्स को कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। और भी कई तरह के फोर्स हैं जो कंजर्वेटिव के फैमिली में आते हैं, जिसके वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करते, एक राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होते हैं। तो हमने ग्रेविटी से आपको सीखा वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, तो समझ लो। इसके वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करते, चाहे रास्ता जो भी ले वर्क डन सेम रहेंगे। ऊपर से नीचे आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा प्लस mgh, नीचे से ऊपर जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी।
को नोट कर लिया जाए। दूसरा तो डाउन मोशन वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh, तो अप मोशन ऊपर की तरफ अगर मोशन होता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस है। वो सारी चीजें हैं जो न्यूमेरिकल को फास्ट बनाने में यूज करेंगे। और याद रहे वर्क डन अप दी मोशन की बात हो रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है माइनस एम, लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का मान प्लस एम जी एच है। माइनस एम जी एच हमेशा नहीं, वर्क डन बाय ग्रेविटी है माइनस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछ दे वर्क डन ये कितना काम किया तो फिर इस केस में हम थोड़ा सावधान होकर। ये था आज के क्लास में हमने जो सीखा कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैसे निकालना। नेक्स्ट क्लास में हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स डिस्कस करेंगे। सर फ्रिक्शन का लास्ट क्लास का वीडियो भेज दो। जी फ्रिक्शन का लास्ट क्लास का वीडियो सर। प्रिंस लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग हुआ था, इनकी लास्ट क्लास का नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर सर नहीं हुआ था लास्ट क्लास का, क्योंकि प्रदीप का भी छुट्टी था उस दिन। छूट गया। क्लास किया कीजिए मोहित कुमार जी। उस दिन थोड़ा फीवर हो गया था सर, इस बार मौसम चेंज तो हो गया। घर में ही तो हो, तो घर में तो हो, ऑनलाइन का तो यही फायदा है। चलिए फिर, वैसे छूट गया था मेरी उस दिन प्रदीप ही नहीं आया था। नहीं सर आए थे सर, नेटवर्क इशू करवा सर। तुम पटना ही में हो प्रदीप? यस सर। देखता है यहाँ तो नेटवर्क इशू नहीं है। नेट था ही नहीं सर इसके मोबाइल में। ये दिन भर नहीं चल रहा था। चला